तो सबके अपने दावे हैं और इस महा एग्जिट पोल में हम देश की कई बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल के आंकड़े आपको दिखाएंगे और आपको बता दें कि जो आंकड़े जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखाएगा वो अलग अलग एजेंसियों के सर्वे से निकले आंकड़े हैं। ये आंकड़े लोकसभा चुनाव का नतीजा नहीं है, सिर्फ एग्जिट पोल है। तो एक तरफ 7वें और आखिरी चरण के लिए वोटिंग जारी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने एग्जिट पोल से किनारा कर लिया है। आखिर क्यों कांग्रेस नतीजों से पहले कोई भी बयान देने से बच रही है? क्यों एग्जिट पोल से किनारा किया गया है? रिपोर्ट में देखिए। अलग अलग मुद्दों पर हो रही सियासी जंग अचानक एग्जिट पोल पर आकर अटक गई। दरअसल कांग्रेस ने आज आने वाले एग्जिट पोल को लेकर अपना विरोध जताते हुए उसका बहिष्कार करने का फैसला किया है। हम सट्टा बाजार में थोड़ी भाग लेंगे। अभी सट्टा बाजार वालों को जो करना है करते रहें। वोटर ने वोट दे दिया, वोट मशीन में कैद है। हमें आपको अंदेशा जो है वो है, 4 जून को मालूम पड़ ही जाएगा। अब इसमें चैनल्स की टीआरपी बढ़ाने का काम तो पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं होता है। कांग्रेस के इस फैसले पर केंद्रीय गृह मंत्री ने हमला बोला है। आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे, इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। ये लोग तो इस तरीके से काम करते हैं जो कि किस तरीके से लोग बटे रहें और इनको वोट बैंक की राजनीति मिल जाए। तो ये हम आज आपको बातचीत करके बताएंगे। हमारे संवाददाताओं के आकलन क्या कह रहे हैं जानेंगे। आकाश द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं और इसी के साथ रुपेश गुप्ता रायपुर से हमारे साथ होंगे। तृप्ति सोनी हमारे साथ राजनांदगांव से और राजेश निषाद बस्तर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले आकाश आपकी ओर रुख करूंगी। आपने जब दौरे किए तो क्या अनुभव आपका कह रहा है, आप क्या समझ पाए क्षेत्रों में जाकर, बताइएगा। प्रेरणा, इस विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बड़ा अपडेट दे दूं कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता अब तक डिबेट्स में, एग्जिट पोल के डिबेट्स में हिस्सा न लेने की बात कर रहे थे, अब आज की बैठक के बाद इसे वापस ले लिया गया। यानी कि अब से जो डिबेट्स होंगी एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो प्रवक्ता हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। पवन खेड़ा ने इस मामले को लेकर ट्वीट कर ये कहा है कि एग्जिट पोल। बिल्कुल आकाश, आपको रोकना चाहूंगी। ये ताजा तस्वीरें एक बार जनता तक पहुंचा दें। ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी उसके बाद ताजा तस्वीरें निकल के सामने आई हैं और पूरा इंडिया गठबंधन, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, तमाम जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं वो यहां पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए नजर आए थे। और अब जिस तरह से इससे थोड़ी देर पहले ये कहा गया था कि जो कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता होंगे वो एग्जिट पोल की जो कहते लगातार चर्चाएं हो रही उसमें नहीं बैठेंगे, लेकिन अब ये जानकारी जिस तरह से आकाश ने पहुंचाई थी कि अब इस फरमान को वापस ले लिया गया है और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कहने वाले हैं वो भी हम आपको सुनवाते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमजोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं,
किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे थे, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संबोधित कर रहे थे। इंडिया गठबंधन के अमूमन सभी नेता इस बैठक में शामिल हुए थे। आकाश, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, कल एआईसीसी की ओर से एक निर्देश जारी किया जाता है। इसमें कांग्रेस पार्टी आज के जो एग्जिट पोल्स है उसमें शामिल होने के लिए अपने प्रवक्ताओं को निर्देशित करती है कि वो शामिल नहीं होंगे। और आज शाम होते होते इस फैसले को वापस ले लिया गया और कहा जा रहा है कि भाजपा के तंत्र को कांग्रेस पार्टी उजागर करेगी। जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं वो डिबेट में शामिल होंगी। ये कांग्रेस पार्टी का भी हाल का फैसला है, जिसका अपडेट हमने दिया। अब अगर मध्य प्रदेश को 29 लोकसभा सीटों की बात करें, तो अगर पिछली बार के नतीजों को देखें तो महज एक सीट पर कांग्रेस पार्टी रहती है, जबकि 28 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। वो एक सीट जिस पर कांग्रेस रही वो छिंदवाड़ा है। ये कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है। नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं वो यहां से सांसद चुने जाते हैं और इस बार भी कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाती है और यही सबसे हॉट सीट इस बार के लोकसभा के चुनावों की भी मानी जा रही है। बीजेपी ने यहां एड़ी चोटी का जोर लगाया है, लेकिन अब नतीजों का इंतजार है। छिंदवाड़ा के अलावा राजगढ़ एक ऐसी सीट है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे। उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है और एक अच्छा चुनाव लड़ने का दावा दिग्विजय सिंह ने किया है और जीत का दावा भी कर रहे हैं। ये 2 सीटें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अगर हम रतलाम झाबुआ चलते हैं और ये आदिवासी बहुल सीटें, ठीक है, अब नतीजे तो बताएंगे ही, लेकिन एग्जिट पोल भी बहुत कुछ बयां करने वाले हैं। आज मैं लौटूंगी आपके पास आकाश। रुपेश गुप्ता हमारे साथ रायपुर से मौजूद हैं। रुपेश, अगर हम 11 की 11 सीटों को लेकर के बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इससे पहले के चुनाव में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 2 सीटें थी, लेकिन इस बार कांग्रेस इस बात को लेकर के उम्मीद लगा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके खाते में आएंगी। क्या उस तरह का माहौल पूरे चुनाव के दौरान देखने को मिला था? देखिए, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ मूल रूप से जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत देता आया है। जिस रायपुर सीट पर मैं खड़ा हूं, रायपुर में जो मैं खड़ा हूं, ये 89 से भी भारतीय जनता पार्टी के पास है और बड़े बड़े दिग्गजों को यहां हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस ने जरूर मुद्दे को उठा करके, प्रत्याशी बड़े उतार करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि लोकल जो कैंडिडेट हैं उन पर इलेक्शन चला जाए, लेकिन चूंकि पहले फेज में ही यहां इलेक्शन हो गए तो वो कितना कारगर होता है ये परिणाम बताएंगे। कांग्रेस का दावा है कि वो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीतेगी। जो भारतीय जनता पार्टी है उसका दावा है, कल डॉक्टर रमन सिंह से हमने बातचीत की कि 11 की 11 सीटें जीतने जा रही है। हालांकि जो छत्तीसगढ़ है उसके बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां से लगातार 10 सीटें जीतती आई है। पिछले चुनाव में जब कांग्रेस सत्ता में थी तो 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में नतीजे आए थे और उसके बाद लोकसभा चुनाव में बिल्कुल बाजी पलट गई, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो किस तरह से इलेक्शन को देकर के अपना वोट करती है। 2 महीने 6 महीने पहले जो वोट किया था 2018 में, 2019 में बिल्कुल उसको पलट दिया। तो छत्तीसगढ़ भाजपा का गढ़ माना जा सकता है और यहाँ पे इलेक्शन बिल्कुल बाइनरी में है। से और इस गढ़ पर क्या कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ी, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि परिणाम बताएंगे कि क्या यहाँ पर नतीजे निकलकर सामने आते हैं। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आप सभी के पास। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री के साथ ही दूसरे नेताओं ने भीषण गर्मी के बाद भी चुनावी मैदान में पसीने बहाए और अपनी अपनी पार्टियों के लिए माहौल बनाया। वहीं एनडीए की ओर से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड रही, तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल, अखिलेश और ममता ने कमान संभाली। वहीं प्रचार में ओवैसी की अलग ही चाल देखने को मिली है। बड़ी बड़ी रैलियों,
चुनावी सभाओं और रोड शो का समापन हो गया। लेकिन प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री से लेकर सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं ने पूरा दम दिखाया। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह की रैलियों की डिमांड सबसे ज्यादा रही। ये चुनाव जो है राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का और राम मंदिर बनाने वालों के बीच में आपको तय करना है। अमित शाह के बाद एनडीए की ओर से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं की डिमांड रही। उनकी जनसभाओं में भीड़ भी जमकर उमड़ी। यूपी में जो भी इस प्रकार की शरारत करेगा, उल्टा लटका करके मिर्च का झोंका लगा करके 7 पीढ़ियां याद करवा देंगे। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी धुआंधार प्रचार किया। राहुल गांधी का खटाखट वाला अंदाज सुर्खियां बटोरता नजर आया। प्रियंका भी खटाखट अंदाज को अपनाते हुए अमेठी रायबरेली के साथ पूरे देश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करती नजर आई। चुनाव प्रचार की बात हो और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हैदराबाद में इस बार उनके खिलाफ बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वो बीजेपी पर कम इंडिया गठबंधन की पार्टियों पर ज्यादा हमलावर रहे हैं। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। 75 दिनों के चुनावी अभियान में सियासी पार्टियों के दिग्गजों ने पूरा दम लगाया। चुनावी रैली, रोड शो से लेकर अपने बयानों के जरिए जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश की। फाइनल नतीजों के लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही पता चलेगा कि चुनावी बाजी में देश किस पार्टी के पक्ष में राजी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस भीषण गर्मी में सभी ने अपनी ताकत झोंकी और आज आखिरी चरण के जो मतदान हैं वो भी हो गए हैं। अब आपको बताते हैं कि 2024 के चुनावी मैदान में किस नेता ने कितनी ताकत झोंकी। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो चुनावी प्रचार की बात करें तो पीएम मोदी ने करीब 75 दिन चुनाव प्रचार किया और इस बीच 206 रैलियां और रोड शो भी किए हैं। 80 से ज्यादा इंटरव्यूज और रोजाना कार्यक्रम की बात करें तो वो औसतन 4 से 5 कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान करते नजर आए थे। अब लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पुष्पेंद्र वैद्य जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, अगर संपूर्ण मालवा निमाड़ की बात करें तो इस बार के चुनाव में मूड क्या देखने को मिला था? क्योंकि इंदौर की जो तस्वीरें थी वो हम सब जानते हैं कि यहां से सिर्फ एक मजबूत प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से दिखा था, बाकी निर्दलीय प्रत्याशी जरूर रहे हैं। कांग्रेस नोटा को लेकर के आगे बढ़ रही थी, लेकिन मालवा निमाड़ का क्या मूड रहा इस बार? देखिए, बिल्कुल मालवा निमाड़ की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में दरअसल मालवा निमाड़ एक ऐसा इलाका रहता है जो कि सत्ता का गलियारा कहा जाता है और माना जाता है कि यहां से जो पार्टी लीड करती है वही पार्टी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचती है। ठीक उसी तरह से पिछली बार जिस तरह से यहाँ की जो 6 सीटें हैं मालवा निमाड़ की, वो 6 ही सीटें बीजेपी के खाते में दर्ज थी। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जो है बीजेपी के खाते में गई थी। छिंदवाड़ा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी सीटें जो है वो बीजेपी की थी। इस बार जो है चुनाव कुछ सीटों पर काफी दिलचस्प रहा है। जैसे रतलाम की अगर सीट की बात करें, राजगढ़ की सीट की बात करें, खरगोन की सीट बात करें, उज्जैन की सीट की बात करें, तो ये जो सीटें हैं 4 सीटें जिनका मैंने जिक्र किया है, यहाँ पर इस बार चुनाव जो है दिलचस्प देखने को मिला है। जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां लगी हैं, जिस तरह से ये मालवा निमाड़ का जो इलाका है इसमें खरगोन, खंडवा, झाबुआ, धार, रतलाम, ये जो तमाम सारे इलाके हैं ये आदिवासी बेल्ट हैं और आदिवासी इलाकों में हमेशा चुनावी परिणाम जो है वो कुछ अलग तरह का दिखाई देता है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनावों के नतीजों को हम देखें तो इन तमाम इलाकों में बीजेपी ने लीड की है और बीजेपी जो है यहां से जीती है। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में इस बार जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो मैदान छोड़ चुके थे और इसी वजह से सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट शंकर ललवानी जो थे वो यहां पर बने हुए थे। इसके अलावा जो बाकी प्रत्याशी थे उनका बहुत एग्जिस्टेंस नहीं था। नोटा वर्सेस बीजेपी, ये इस बार चुनाव का सिनेरियो रहा है। कि मालवा निमाड़
हालांकि सबसे जरूरी सीट इंदौर को माना जाता है और इंदौर में इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई कंपटीशन नहीं हो पाया, क्योंकि एकदम अंत में अक्षय कांति बम ने जिस तरह से अपना नामांकन वापस लिया, उसके बाद जो सियासी घटनाक्रम है वो बदल गया। मैं लौटूंगी पुष्पेंद्र आपके पास। तृप्ति सोनी हमारी संवाददाता हमारे साथ राजनांदगांव से लगातार बनी हुई है। तृप्ति, अगर राजनांदगांव की बात करूं, छत्तीसगढ़ की सियासत का इस बार केंद्र था। पूर्व सीएम जब चुनावी मैदान में थे तो वहां से आम जनता का क्या रुख था, क्या मूड और क्या मुद्दे निकलकर सामने आए, राजनांदगांव से बताइएगा। देखिए, राजनांदगांव काफी हाई प्रोफाइल सीट है, हमेशा से रही है, 2009 से बीजेपी के कब्जे में है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े लीडर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को उतारा मैदान में। सामने संतोष पांडे, जिन्हें दोबारा टिकट दी भारतीय जनता पार्टी ने, जो बस्तर में प्रभारी भी थे संतोष पांडे, जिनकी बदौलत माना जाता है कि बस्तर में अच्छी खासी बढ़त 2018 के बाद में 2023 में भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो हो सकता है कि इसका इनाम संतोष पांडे को मिला कि उन्हें उनकी टिकट नहीं काटी गई और उन्हें दोबारा टिकट दी गई। लेकिन अगर राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में 85% ग्रामीण आबादी है, 15% शहरी आबादी है। कांग्रेस को लेकर एक माइंडसेट है लोगों में कि शहर में कांग्रेस के प्रति जबरदस्त नाराजगी है, क्योंकि जब राजनांदगांव का चुनाव हुआ था विधानसभा का तो करीबन 40-45 हजार के आसपास का गड्ढा था कांग्रेस पार्टी के लिए हार का। लेकिन हमें बाहरी वाला मुद्दा हमेशा से उठता रहा कि राजनांदगांव में बाहरी प्रत्याशी उतारे जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। यह मुद्दा थोड़ा हावी रहा। गांवों में खास तौर पे फोकस किया है भूपेश बघेल ने, गांव-गांव जाकर दौरे करना, सभा करना और एक-एक बूथ स्तर पे गांव को कैप्चर करना और गांव तक जाकर अपनी बात पहुंचाना, ये भूपेश बघेल की स्ट्रेटेजी रही है राजनांदगांव चुनाव लड़ने की। क्योंकि 8 विधानसभा है, उसमें से 5 कांग्रेस के पास है। कुछ एक में डावाडोल स्थिति दिख रही थी कि खुद के विधायक भी कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करते नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ये माना जा रहा था कि लास्ट में वो लड़ाई काफी बराबरी की आ गई थी। अब नतीजे बताएंगे, लेकिन ऐसी सीट मानी जा रही है। अब यहाँ पर जनता ने किसका साथ दिया होगा ये तो बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। तृप्ति, लौटूंगी आपके पास। करतार हमारे साथ जुड़ गए हैं मुरैना से। करतार, मुरैना की बात करते हैं तो यहाँ के सियासी समीकरण किस तरह के देखने को मिले थे चुनावों के दौरान? जनता का मूड क्या रहा था वोट डालते वक्त? देखिए, मुरैना की बात की जाए तो यहाँ 4 दशकों से बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी के परंपरागत सीट कही जाए तो मुरैना और ग्वालियर चंबल डिवीजन की जितनी भी 4 सीटें हैं वो मानी जाती रही हैं। लेकिन इस बार बड़ा नए तरीके का चुनाव देखने को मिला। यहाँ एक तरफ बीजेपी अपनी पूरी ताकत है वो आजमा रही थी, चाहे उनके पीएम मोदी हो, तमाम सारे नेता हो, उन्होंने यहाँ आम सभाएं की। कांग्रेस की प्रियंका गांधी मुरैना पहुंचती हैं और बसपा की मायावती मुरैना पहुंचती हैं। तो तीनों ही पार्टियों का त्रिकोणीय संघर्ष रहा। यहाँ तीनों ही पार्टियों ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा, जहां एक तरफ क्षत्रिय समाज से 2 लोगों को टिकट दिया गया। शिवमंगल सिंह तोमर, जो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री थे, पूर्व के केंद्रीय कृषि मंत्री, उनके चहेते को टिकट दिया गया और वो दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे थे। वहीं कांग्रेस ने सतपाल सिंह सिकरवार और नीति को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था। तो काफी मशक्कत वाला चुनाव था और चूंकि बहस से बरक से यहाँ बसपा के प्रत्याशी रमेश गर्ग को उतारा तो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। लेकिन जब चुनाव होता गया धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि तमाम लोग इस पार्टी से छोड़कर उस पार्टी में जा रहे हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज कद्दावर नेता बीजेपी में पहुंचे, बीजेपी के कुछ लोग कांग्रेस में पहुंचे, कई लोग बीएसपी में पहुंचे, तमाम लोग इधर उधर हो गए। तो बड़ा अजीब तरीके का चुनाव देखने को मिला कि लोग पार्टियां बदल रहे थे समय समय पर। तो समझ नहीं आ पा रहा था कि वास्तव में जो पार्टियां बदल रहे हैं तो उनसे जो सामने वाला प्रत्याशी उसको कितना निश्चित रूप से। और इस बार मुरैना की अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब बसपा सुप्रीमो ने वहां पर रैली की तो रैली सुर्खियों में आ गई, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में जो मुरैना वासी हैं वो उस रैली में शामिल हुए थे। हालांकि उसके बाद अब नतीजे क्या होंगे देखना होगा। मैं लौटूंगी करतार आपके पास। राजेश निषाद हमारे संवाददाता हमारे साथ बस्तर से बने हुए हैं। और राजेश, बस्तर का इस बार चुनावी मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसलिए क्योंकि पहले परंपरागत सीट भले भारतीय जनता पार्टी की रही हो, लेकिन बीती बार कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी। इस बार वहां से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है कवासी लखमा को, और ये सीट इस बार कितनी जद्दोजहद वाली नजर आ रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही बात कही है। 1998 के बाद से
1998 के बाद से ये सीट बीजेपी के कब्जे में रही है, लेकिन 2019 के चुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, वर्तमान में पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज, वो सांसद बन के निकल के आए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता और 6 बार के जो विधायक हैं कवासी लखमा, उसको उन्होंने चुनावी मैदान पे उतारा है। हालांकि बीजेपी ने भी इसका तोड़ निकालने के लिए जो सरपंच रहे हैं महेश कश्यप, और वो लगातार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी ओर से धर्मांतरण का जो मुद्दा उठाया जा रहा था, तो ऐसे में बीजेपी ने एक नए चेहरे को चुनावी मैदान पे उतारा था। हालांकि वहां से लगातार बलीराम कश्यप के परिवार से जो सांसद हैं वो चुने आ रहे थे बीजेपी की ओर से, लेकिन एक नए चेहरा आने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर भी कहीं ना कहीं लहर जाती हुई नजर आ रही थी। क्योंकि धर्मांतरण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ था, चाहे नारायणपुर की बात करें या सुकमा की बात करें, ये वो क्षेत्र थे जहां लगातार बीजेपी की ओर से धर्मांतरण का मुद्दा उठाया जा रहा था। ऐसे में एक बिल्कुल मुद्दे कई सारे रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे जनता के मन में कितने ज्यादा रहे हैं और जनता ने इन मुद्दों को ध्यान में रखकर कितना ज्यादा वोट किया है, किसके पक्ष में वोट किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा देखना। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए और आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब आपको 24 के बड़े दिग्गजों के बारे में भी बता देते हैं। तो अमित शाह ने 188 से ज्यादा रैली और रोड शो किए हैं। योगी आदित्यनाथ जो कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, उन्होंने 150 से ज्यादा रैली और रोड शो किए हैं। राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने 107 से ज्यादा रैली और रोड शो किए। वहीं जेपी नड्डा ने 87, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 100 से ज्यादा और राजनाथ सिंह ने 94, अखिलेश यादव ने 83। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने 108 रैली और रोड शो किए हैं। तो दिग्गजों की तरफ से लगातार रोड शो इस चुनावी माहौल के दौरान देखे गए थे, लेकिन अब देखना यह होगा कि जनता ने अपना मूड क्या बनाया था, क्या नतीजे अब आने वाले हैं, और एग्जिट पोल भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब जहां देश की 543 सीटों पर तमाम राजनीतिक पंडितों के अनुमान सामने आने शुरू हो गए हैं, तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भी कांग्रेस बीजेपी ने अपनी अपनी जीत के दावे शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर चुनाव फंसा हुआ नजर आ रहा है। 24 के चुनावी रण में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट काफी टफ नजर आ रही है। कौन 24 में मारेगा बाजी, किसको मिलेगी कितनी सीट, करेंगे पूरा आकलन। पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के बाद अब बारी नतीजों की है, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और राजनीतिक जानकारों ने भी अपना अपना अनुमान बताना शुरू कर दिया है। कौन जीतेगा 24 का चुनाव और किसके सिर सजेगा 24 का ताज, ये तो 4 जून को नतीजों के साथ ही साफ होगा। जहां आज लोकसभा के 7वें और आखिरी चरण के 7 लोकसभा का रण थम गया है, वहीं मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भी 4 चरणों में मतदान पूरा हो चुका था और अब इंतजार नतीजों का है। नतीजों से पहले भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस काफी हाई नजर आ रहा है। बीजेपी की तरफ से सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया है। जिस चुनाव में इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया, और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए, और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ 29 की 29 सीटें हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं, और इस बार 400 पार के नारे में एक कमल का फूल जो बचा था वो योगदान मध्य प्रदेश की ओर से भी होगा। एक तरफ बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई नजर आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है और 24 के रण में 2019 से बेहतर नतीजे लाने का दावा कर रही है। 50 डिग्री के आसपास चल रहा पारा, गर्मी बहुत है, तो मुझे तो लगता है गर्मी चढ़ गई उनके ऊपर क्या, और उस गर्मी की वजह से वो अपने दम और अभिमान को, ओवर कॉन्फिडेंस को संभाल नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में है कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीत जाएगी। आज की सरकार के पास मुद्दे क्या है चुनाव जीतने के लिए? महंगाई के मुद्दे पर सरकार गिर गई,
बेरोजगारी पर सरकार के पास जवाब नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और बराबरी की टक्कर दे दी है। कड़ी चुनौती के साथ कांग्रेस 12 सीटें जीतने जा रही है मध्य प्रदेश में। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा और उससे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस 10 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। 24 के रण में कौन कितनी सीटें जीतेगा ये 4 जून को साफ होगा, लेकिन उससे पहले दावे और अनुमान सभी के जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आकलन क्या कह रहे हैं, समीकरण क्या कह रहे हैं, जानेंगे राजनीतिक दल के लोगों से भी। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखेंगे और सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सत्यप्रकाश जी अपनी राय देंगे और गुप्ता जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं राजपाल सिसोदिया जी आपके पास जाऊंगी। बार बार 29 सीटों का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है और अब जब आज अंतिम दौर चल रहा है, ये दावे में कितना दम नजर आ रहा है आपको? निश्चित तौर पर आज अंतिम दौर चल रहा है, वो 7वां दौर चल रहा है, वो मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश 4 चरण के चुनाव में हम कंप्लीट कर चुके हैं और 4 चरण के चुनाव के एंड में भी हमने जो बातें कही थी उन्हीं बातों को मैं आज आपके मध्य में फिर दोहराने का काम कर रहा हूं। हमने इस देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने विकास के मॉडल के साथ में, गरीब कल्याण के अभियान के साथ में जनता के बीच में 2024 के आम चुनाव में जाने का काम किया। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का हमने विनम्रता से प्रयास किया जी। और उस प्रयास में हमें सफलता मिली। जिस प्रकार से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर आशीर्वाद देने का काम हुआ है, जिस प्रकार से मतदान केंद्रों के ऊपर हमारे कार्यकर्ताओं ने काम करना का काम किया, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं उस दम के आधार पर, उस किए हुए काम के आधार पर हमारे मतदाताओं ठीक है, काम के आधार पर आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि हमने जो दावा और वादा किया था चौथे चरण की समाप्ति के बाद, उसी पर हम आज भी अडिग हैं। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। जितेंद्र मिश्रा जी, बीजेपी अभी भी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी ये कहती थी कि 13 से 14 सीटें जो हैं वो हम जीतने वाले हैं। क्या अभी भी आप अपने दावे पर बरकरार हैं या फिर सीटें कुछ ऊपर नीचे हुई हैं? निश्चित तौर पर हमारे जो दावे थे उन पर आप बरकरार हैं। देखिए, इस चुनाव को समझने का प्रयास करें तो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं था। 2014 का चुनाव इन्होंने सपने दिखा के जीत लिया। 2019 में राम मंदिर के प्रकाश में हो गया। 2024 का चुनाव जनता को जवाब देने का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी यहाँ विफल हो गई। प्रधानमंत्री ने मुद्दों को बदलने का प्रयास किया इस चुनाव में। जी, निश्चित रूप से। और अब इसको लेकर कांग्रेस को का मैं और पक्ष लूंगी, लेकिन इससे पहले मैं सत्यप्रकाश शर्मा जी की ओर रुख कर लेती हूं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, हर साल कांग्रेस 29 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, तब भी जाकर 1 या मुश्किल से 2 सीट आती थी कांग्रेस के पाले में, लेकिन इस बार तो 27 सीटों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में नजर आई थी मध्य प्रदेश की। और इस बार क्या लग रहा है, क्या कह रहे हैं समीकरण? देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस के और बीजेपी के दावों पर चर्चा करें। मध्य प्रदेश के जो लीडर्स हैं वो बीजेपी पूरे 29 का जहां दावा कर रही, वहां कांग्रेस 10 या 12 सीट्स का दावा कर रही। तो चीज तो यही समझ में आती है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा 1/3 कमजोर नजर आ रही है। हालांकि प्रीवियस इलेक्शन का अगर हम जिक्र करते हैं तो वोट शेयर पर भी जाते हैं, तो वोट शेयर में भी अराउंड 20% का जो डिफरेंस दिखाई दिया है, वो कहीं ना कहीं इस बार कितना वोट शेयर रहता है इस पर डिपेंड करेगा। हालांकि मध्य प्रदेश की कई सीट्स पर आपने देखा है कि जो वोटर टर्नआउट है वो कम रिपोर्ट हुआ है, इसलिए जीत का मार्जिन तो भारतीय जनता पार्टी का भी 19 जैसा नहीं रहने वाला। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस के पास एक बड़ा मौका ये मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले कैंडिडेट्स अनाउंस किए, इसके चलते उसको कैंडिडेट को घेरने, चाहे वो कैंडिडेट की इमेज के आधार पर या यूं कहें कास्ट इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए या लोकल इश्यूज को
मुद्दा बनाने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कई प्रत्याशियों को घेरने का प्रयास किया, जिसमें वो कुछ सीट्स पर कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजी में सफल होती भी नजर आ रही है। लेकिन वो स्ट्रेटजी उसकी जीत में बदलेगी ये कहीं ना कहीं 4 तारीख पर ही पता लगेगा। लेकिन हाँ, उसने ग्वालियर चंबल संभाग की कुछ सीट्स, कुछ बघेलखंड की और कुछ ट्राइबल बेल्ट की सीट्स पर, या यूं कहें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ की सीट पर कुछ ऐसा किया है जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा चैलेंज, बीजेपी एक बड़ा चैलेंज इस सीट पर देती हुई नजर भी आई थी। तभी सबसे ज्यादा हॉट सीट, सबसे ज्यादा चर्चा में ये सीट रही भी थी। मैं लौटूंगी आपके पास सत्य प्रकाश जी। मध्य प्रदेश को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए नरेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है नरेश जी आपका। नरेश जी, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहां 29 की 29 सीटें जीतने का दावा लगातार बीजेपी कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहां पर भी पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने की बात करती है छत्तीसगढ़ में बीजेपी। क्या जो 2 सीटें पिछली बार आप हारे थे, क्या वो सीटें भी पूरी तरह से बीजेपी अपने पक्ष में ले जाने में, अपने खाते में ले जाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है? भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में पूरे 11 की 11 सीटें जीतने जा रही है। जो पिछले 2019 के चुनाव में हमने 2 सीटें जो लूज की थी उसको भी हम अपन जीतने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर एकदम क्लीन मैंडेट है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। कांग्रेस पार्टी तो कहीं मैदान में ही नहीं थी पूरे चुनाव से लेकर आखिरी दिन तक। घोषणा से लेकर चुनाव के इन्होंने कैंडिडेट कब डिक्लेयर किए, क्या स्थिति थी, मतलब कल नॉमिनेशन है, आज कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी मानसिक रूप से यहाँ चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। बहुत मतलब ये बड़ा खराब बात है कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो अपने आप को एक सत्ता में पुनः वापसी के लिए प्रयास कर रहा है, और वो प्रदेश में जो पिछले चुनाव में 62-63 सीटें जीती थी विधानसभा में, वो आज सत्ता में हटने के बाद कैंडिडेट ढूंढने में परेशान हो रखी है। ये राजनीतिक दल मुझे लगता है अब इस देश के प्रजातंत्र के ऊपर बोझ बन चुकी है। निश्चित रूप से मैं लौटूंगी सर आपके पास। इससे पहले मैं राजपाल सिसोदिया जी के पास जाऊं, मैं जितेंद्र मिश्रा जी से एक और रिएक्शन लूंगी, उनकी बात अधूरी रह गई थी। जितेंद्र मिश्रा जी, सवाल है मेरा आपसे, एक सीट ऐसी थी जिसमें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था और समाजवादी पार्टी को मौका दिया था, वो है खजुराहो सीट। हालांकि इंदौर में जो घटनाक्रम निकलकर सामने आया वो अलग बात है, लेकिन खजुराहो में ऐसा क्या देखा कांग्रेस पार्टी ने जो कांग्रेस को लगा कि यहां पर अगर सपा का प्रत्याशी उतरेगा तो ही बेहतर है? हालांकि वो प्रत्याशी भी चुनावी मैदान से हट गया बाद में। नहीं, देखिए, गठबंधन जब किया जाता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप कंप्रोमाइज करते हैं, तभी गठबंधन चलता है। एक सीट पर कॉम्प्रोमाइज गठबंधन लेके चल रहे हैं, निश्चित तौर पर इसके पीछे कहीं ना कहीं सबका साथ देने की बात है, और हमने सबका साथ दिया, सबका साथ लिया, जिसका परिणाम यह था कि हमें मध्य प्रदेश में खजुराहो सीट छोड़ना पड़ी। हमने उसको छोड़ा सपा के लिए। अब सवाल ये आता है कि इस चुनाव में, जो मेरी बात अधूरी रह गई थी, इस चुनाव में, ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है। इस चुनाव में जनता खड़ी रही जवाब मांगने के लिए, और कांग्रेस ने सबसे अच्छी बात जो की वो 1 बनाम 1 की लड़ाई को आखिरी तक सफलतापूर्वक लड़ा उसने। यही हमारी जीत का कारण बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को भटकाने का प्रयास किया, मंगलसूत्र, मछली, मटन, न जाने कहां ले जाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने, समूचे विपक्ष ने इस चुनाव को विकास पर केंद्रित रखा, और इसका जवाब सरकार के पास नहीं था। यही हमारी जीत का सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। जी ठीक है। राजपाल जी, सबसे ज्यादा चर्चा पूरे चुनावों के दौरान अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो हुई छिंदवाड़ा सीट को लेकर के, और यहां पर हमने देखा कि सबसे ज्यादा बड़े नेताओं का जमावड़ा भी रहा है बीजेपी के, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, तमाम ऐसे बड़े नेताओं को हमने देखा। क्या छिंदवाड़ा इस बार आप लोग क्लीन स्वीप करने वाले हैं, और अगर क्लीन स्वीप करते हैं तो क्या मार्जिन मान रहे हैं? देखिए, छिंदवाड़ा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसलिए जीतेगी कि छिंदवाड़ा में एकमात्र जो है कमलनाथ जी ऐसी सीट थी जिसपे पहले नकुलनाथ जीते हुए थे, पर इस बार हम उस सीट को कांग्रेस से छीनकर कांग्रेस को मध्य प्रदेश से जीरो करने की स्थिति में आ चुके हैं। जिस प्रकार से छिंदवाड़ा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, ये बात तय हो चुकी है। अब तो सिर्फ औपचारिक रूप से गिनती होकर और बातें बाहर आने का काम होने वाला है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के नेताओं का मनोबल ही गिरा हुआ था। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की जो घटना हुई, पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस 29 स्थानों पे लड़ी नहीं, सिर्फ 27 स्थानों पे लड़ी।
2 स्थान पे तो कांग्रेस ऐसे ही वॉकओवर दे चुकी थी। अब उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इंदौर में कांति बम या खजुराहो में नहीं हुआ है। इंदौर के अक्षय बम, कांति बम या खजुराहो में ही नहीं हुआ है। अभी तो आप देखोगे तो आप पाओगे कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी भी परंपरागत सीट को छोड़कर दक्षिण भारत में जा चुके हैं। वो तो अच्छा रहा कि आगे समुद्र आ गया, वायनाड के आगे केरल, ये तो वो अरब जाके लड़ते, उन्होंने छोड़ दिया। उनका पैतृक, जहाँ दादा लड़े, उनके जहाँ दादी लड़ी, जहाँ नाना ठीक है राजपाल जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? रणनीति बदलती है बीजेपी भी। आपने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपने सांसदों को लड़ा दिया, अब आप तब भी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति बदल दी, परंपरागत सीट से इस प्रत्याशी को नहीं उतारा। चलिए खैर, मैं आऊंगी आपके पास राजपाल जी। सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, इस बार जब चुनाव हुए तो एक ट्रेंड राजनीति में बदला हुआ नजर आया। एक समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में थी, उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाना। हालांकि वहां पर गलतियां क्या हुई थी वो आप बेहतर बताएंगे मुझे। और इसी के साथ अक्षय कांति बम का नामांकन वापस ले लेना। ये सिर्फ मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं, देश के और भी क्षेत्र ऐसे थे, गुजरात से भी इस तरह के मामले सामने आए जहां पर या तो नॉमिनेशन रद्द हो गया या तो नॉमिनेशन वापस ले लिया है। ये ट्रेंड किस ओर संकेत कर रहा है? देखिए, ये एक नया ट्रेंड तो देखने को मिला, बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी की तरफ देश जाने को मैं कह सकता हूं। लेकिन जब मेन अपोनेंट पार्टी कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में इतनी बड़ी चूक कि ऐसे कैंडिडेट को भी टिकट डिक्लेयर कर देती है जो पार्टी का सिंबल छोड़ के चला जाता है और बीच इलेक्शन में छोड़ के चला जाता है, तो ये तो दुर्भाग्य है। नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेता है, तो ये कांग्रेस की बड़ी वीकनेस है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा दोष है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तभी तो मौका मिला जब आप कमजोर हैं। अगर आपका कैंडिडेट मजबूत होता तो शायद ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये डरावने या धमकाने की जो राजनीति है, ये कहा जाता है, ये उन लोगों पे लागू होती है जो अपने इरादों में रिजिड नहीं होते हैं या आइडियोलॉजिकली अटैच्ड स्ट्रांगली नहीं होते हैं, तभी वो इन चीजों से डरते हैं। वरना राजनेता के लिए चाहे जमीन हो या संसद हो या विधानसभा हो या जेल हो, कुछ भी हो, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े रहना चाहिए। मैं तो इसमें ये मान के चलता हूं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और उनके कैंडिडेट सिलेक्शन की बड़ी कमी, और जिसके कारण उन्होंने ऐसे भी अपने कार्यकर्ता पर दाव लगाया जिसने पार्टी को इतना बड़ा धोखा दिया। अब देखिए, आप अगर खजुराहो की बात करते हैं, देखिए खजुराहो में जो सिनेरियो देखने को मिला वो भी कहीं ना कहीं संदिग्ध है या शंकाओं के घेरे में है, क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि जिस प्रकार से जो घटनाक्रम वहां घटा, जो कलेक्टर ने या जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने जो बातें कही कि उनको कहा गया कि आप इसको फॉर्म को पूरा करें, इसको साइन करें, लेकिन बावजूद भी उन्होंने कहा मैं आ रही हूं। हालांकि ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी को वो सीट देने के पीछे एक बड़ा कारण, जिसमें आपने कांग्रेस कैंडिडेट से स्पोक्स पर्सन से पूछा था कि क्यों दिया, देखो उसका भी एक कारण था कि एक सीट तो उनको शेयर करनी थी, क्योंकि आपने देखा कि असेंबली इलेक्शन में इनका जो सीट शेयरिंग होना चाहिए थी, उसके पीछे कितनी बयानबाजी, अखिलेश, नाराजगी भी उस वजह से काफी देखने को मिली थी, बयानबाजी भी देखने को मिली थी। दिग्विजय सिंह भी अपनी तरफ से बयान देते नजर आए थे, जिसके बाद अखिलेश यादव का भी पलटवार उससे सामने आया था। मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र मिश्रा जी, बात हम करें दिग्विजय सिंह की। चुनाव का रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही दिग्विजय सिंह लगातार आरोप लगाते हुए नजर आए। पहली बार उन्होंने ये कहा कि जब चुनाव लड़ रहे थे तब उनका ये कहना था मेरा आखिरी चुनाव है, वो कि एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश थी। दूसरा फिर उनका ये कहना था कि अधिकारी खुद कह रहे हैं कि वो दबाव में है। फिर ईवीएम को लेकर के एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए थे। तो हार हुई भी नहीं है, जीत हुई भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही तमाम तरह के दावे और वादे और तमाम तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिए। क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का आखिरी चुनाव है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। इसमें इमोशनल कार्ड कहां से आ गया? अगर स्पष्टवादिता से वो बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये तो प्रशंसा करने वाली बात है। दूसरी चीज, अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से उनसे कहा कि साहब हमारे ऊपर ये दबाव है कि किसी भी तरीके से राजगढ़ में हमें नतीजों में परिवर्तन करना है। उसके लिए अधिकारियों से कहा गया कि आप तैयार रहिए। जहां जैसे पीठासीन अधिकारी से लेकर अनेक अधिकारियों तक ये निर्देश दिए गए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि राजगढ़ में गड़बड़ी करना है, उसके लिए तैयार नहीं, जो उन्होंने बताया। तीसरा सवाल जो आपने ईवीएम को लेकर किया, अगर इस देश में सरकार के खिलाफ माहौल है, प्रधानमंत्री अपने जवाब नहीं दे रहे हैं, चुनाव को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, समझ में आता है
कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है। इसके बाद अगर कोई सवाल पूछता है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जा रही है या बीजेपी कहती है कि हम 400 पार जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ईवीएम पे बात करना पड़ेगी, क्योंकि जनता के वोटों से ठीक है, तो नहीं बिल्कुल। जा रहे। और ईवीएम पे बात करना कितना कारगर होता है देखना होगा जितेंद्र मिश्रा जी। लेकिन मैं आपकी एक जानकारी पुख्ता कर देती हूँ। जो कीर्ति ने इमोशनल कार्ड बोला वो इसलिए बोला क्योंकि दिग्विजय सिंह इससे पहले भी कई मंचों से राजनीति के संन्यास की बात कर चुके हैं। हालांकि आपकी पार्टी के सीनियर नेता हैं, आप बेहतर जानते होंगे। मैं लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए। अवधेश मलिक जी हमारे साथ, बहुत स्वागत करती हूँ मलिक जी आपका। और छत्तीसगढ़ के इस बार समीकरण क्या कह रहे हैं, थोड़ा समझाइएगा सर, क्योंकि इस बार पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है। कवासी लखमा जैसे नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। कुछ चमत्कार हो पाएगा क्या कांग्रेस के लिए? देखिए, सीधे सीधे अगर बात किया जाए तो कांग्रेस इस बार उस हिसाब से नहीं कोई बड़ा उलटफेर करने जा रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये था कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो एक्टिवनेस नजर आई वो काफी लेट हो गया था उसमें। और दूसरी बात जो है सो बीजेपी बड़े मुस्तैदी के साथ खड़ी रही है और सत्ता में रहने के साथ साथ जो उनके केंद्रीय मंत्रियों का दौरा था और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर कमान संभाल रखी थी, तो ऐसा लग रहा था कि पीएम वर्सेस अदर्स, पीएम वर्सेस कांग्रेस चल रहा था। जबकि विधानसभा चुनाव में ये भी कोशिश की गई थी कि पीएम वर्सेस भूपेश बघेल। तो इनका जो मेन जो पोस्टर बॉय जो थे आपको भूपेश बघेल, वो उस हिसाब से जो है सो उन पर जो कैंपेन या फिर फोकस होना जो चाहिए वो उस हिसाब से नजर नहीं आ रहा था। इवन कि जिस दिन आपको ये इलेक्शंस हो रहे थे उस दिन ये देखा गया कि इलेक्शन से पहले अगर हम विधानसभा चुनाव के दौरान की बात करें तो उस समय जिस प्रकार से भूपेश बघेल के साथ पूरी टीम चलती थी उस प्रकार से नजर नहीं आ रही थी। फिर अन्य कई सारे जगहों पे जैसे एक बिल्कुल कई तरह का एनालिसिस है, लेकिन ये एनालिसिस कितने सटीक बैठते हैं? आखिरकार जो दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं, क्या वो दावे सच होते हैं या फिर उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है या उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर जाते हैं? ये तो हम जरूर देखेंगे 4 तारीख को, लेकिन उससे पहले हम एग्जिट पोल भी देखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आखिरी चरण का मतदान आज चल रहा है और मात्र 10 मिनट बचे और उसके बाद आखिरी चरण का ये मतदान भी समाप्त हो जाएगा और लगातार हम आपको महाकवरेज भी दिखाएंगे कि आखिरकार क्या एग्जिट पोल रहने वाला है, क्या नतीजे आ सकते हैं, क्या आंकलन है, इसको लेकर के भी परिणाम चर्चा करेंगे आगे। निश्चित रूप से, क्योंकि 2024 के चुनाव में इस बार सबकी निगाहें और इस चुनाव को बहुत अलग माना जा रहा था, क्योंकि कई दिग्गजों ने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कई दिग्गजों ने दावे किए कि ये हमारा आखिरी चुनाव है। देखिए, लोकसभा चुनाव में दिग्गजों ने ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार किए और कभी अपने राज्यों में तो कभी दूसरे राज्यों में जाकर अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम मोहन यादव ने चुनावों में कैसे कमान संभाली थी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 180 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। 58 रोड शो भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किए। वहीं मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में सीएम के चुनावी दौरे रहे हैं और इस दौरान सीएम ने 72 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार किया था। तो सीएम मोहन यादव ने भी इस बार ताबड़तोड़ प्रचार किया है और इसके बाद परिणाम क्या होंगे बताएंगे आपको। एग्जिट पोल्स की जानकारी लगातार देते रहेंगे आपको। यहाँ पर रुक रहे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।